सभी को नमस्कार। सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सभी की बहुत मांग थी कि पीआरटी का साक्षात्कार लेकर आइए सर। तो आज हम पीआरटी के लिए एक उत्कृष्ट साक्षात्कार लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ साक्षात्कार पैनल में मौजूद हैं शांति मैम, पूनम मिश्रा मैम, संदीप सर, सीमा मैम। मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। शांति मैम ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालयों में एचएम के पद को सुशोभित किए हुए हैं। पूनम मिश्रा मैम वरिष्ठ शिक्षिका हैं, बहुत सारा उनके पास अनुभव है। संदीप सर के पास बहुत सारा ज्ञान है, अनुभव है। और सीमा मैम अनुभव और ज्ञान है और उनका एक यूट्यूब चैनल है जो बहुत तेज गति से ग्रोथ कर रहा है। साथ ही मुझे आप सब लोग जानते हैं। आज हम जिनका साक्षात्कार करने जा रहे हैं वो है अपूर्वा मैम। तो मेरा पहला सवाल मैम से यही है कि मैम अपने विषय में थोड़ा बहुत कुछ बताएं ताकि हम बातचीत शुरू कर सकें। Thank you, sir. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Apurva. I am from Aligarh. I have done my diploma in elementary education from uh, Exam Regulatory Authority, Prayagraj, and I have qualified CTET exam two times. And I have done my graduation with science stream from Dr. B.R. Ambedkar University, Agra, and I have done my 10th and 12th class from UP board. And my hobbies are painting and crafting, and I am my strength is कि I am a एक scientific approach and a good learner and versatile person. Thank you, sir. जी मैम, आप अभी केंद्रीय विद्यालय के पीआरटीज का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। तो क्या आप केंद्रीय जी विद्यालयों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं? जी सर। केंद्रीय विद्यालय एक संगठन है जिसकी स्थापना 15 दिसंबर 1963 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशनल मतलब मिनिस्ट्री द्वारा की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं मेन जो इसका वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही मिनिस्टर होते हैं। और इस टाइम पर जो इसके कमिश्नर हैं वो निधि पांडे मैम हैं। और यहाँ इस टाइम इस केवीएस के 1251 स्कूल चल रहे हैं और उसमें से 3 देश के बाहर हैं। और उसमें एक यहाँ पर जो केवीएस में सुबह की जो प्रार्थना होती है वो एक श्लोक से स्टार्ट होती है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ मृतम गमय। और प्रार्थना में होती है दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। और इसका इसके 4 मेन मिशन चल रहे हैं इस टाइम। तो उसमें पहला जो मिशन है वो ये है कि यहाँ जो केवीएस जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आर्मी फोर्स के जो जो चयनित लोग होते हैं पर्सन, उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना। दूसरा होता है कि शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट बनाना, मतलब उसको अच्छा एक मंच पर ले जाना। और साथ ही तीसरा है कि सीबीएसई और एनसीईआरटी के साथ मिलकर एक शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना। और एक है फोर्थ है कि बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना। जी मैम, आपको केंद्रीय विद्यालय के बारे में बहुत सारा ज्ञान है, काफी जानकारी आपने अर्जित की। आपने केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1251 बताई। जी सर। जी, अभी साइट पर देखा मैंने 1252 है। मैम आपका जन्म तिथि क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 1997। जी मैम, 1997। 1997 में आपका जन्म हुआ। 1997 में आपके जन्म के अलावा संसार में कोई घटना ऐसी विशेष घटी हो जिसके बारे में आपको जानकारी हो? 1997। जी सॉरी सर, मैं इस टाइम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ 97 का कोई भी घटना। और 17 मई का कुछ इतिहास पता है, कुछ विशेष हुआ हो आपके जन्म के अलावा? नो सर। कोई बात नहीं। शांति मैम। नमस्कार अपूर्वा मैम। मैम नमस्ते। बहुत ही शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सबसे मैम। पहले आप अलीगढ़ से बिलोंग करती हैं? जी मैम।
अलीगढ़ के बारे में कुछ बताइए। जी, अलीगढ़ जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित है और ये गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क टाइप की है और हिस्टोरिक यहाँ जी मैम? कुछ हिस्टोरिक जी मैम। यहाँ का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अलीगढ़ का किला है जो काफ़ी फेमस है और यहाँ की एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और एक यहाँ की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है जो काफ़ी फेमस है। उसको फोन कर देना दूध वाले को। और जो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है वो एशिया की मतलब सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक है और जो यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो सर सैयद अहमद खान जी ने 1875 में एस्टेब्लिश की थी। उस टाइम इसका नाम था मोहम्मडन आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर उसके बाद में इसका नाम चेंज कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। मैम इतना इस टाइम ठीक है। एक मुझे आपने जो हॉबीज बताई हैं पेंटिंग एंड क्राफ्टिंग। जी मैम। तो आप क्राफ्टिंग से क्या समझते हो? प्राइमरी में क्राफ्टिंग कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे बच्चों में? जी मैम। प्राइमरी में क्राफ्टिंग के लिए हम ऐसे टीएलएम में काफ़ी हेल्प कर सकती है और बच्चों को ना जैसे कि कलरफुल क्लासेस और से जो थोड़ी ग्रीनरी टाइप की क्लासेस ज़्यादा पसंद होती प्लेन वॉल के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि अगर प्राइमरी क्लास में क्राफ्ट के थ्रू उसको डेकोरेट किया जाए, वहाँ पर पेंटिंग के थ्रू उनको और अच्छे से डेकोरेट किया जाए, तो बच्चे उसको ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन दिखाएँगे पढ़ने के लिए। तो मैं टीएलएम में अपनी क्राफ्टिंग को लगा सकती हूँ टीएलएम बनाने में और भी बच्चों को अगर जो आकर सीखने को मिलेगा तो फिर और भी बहुत सारी फील्ड में हम क्राफ्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। एक आपने अपने रिज्यूम जो अभी बायोडाटा था उसमें लिखा है कि आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं, जो केवी जी में मैम। आपको हेल्प करेगा। तो इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या केवी में काम करना प्रेशर है? नो मैम, प्रेशर नहीं क्योंकि हमें जैसा पता है कि केवीएस एक मल्टीटास्किंग मतलब संगठन है यहाँ पे। एक टीचर को एक ही मतलब ये नहीं है कि केवल पढ़ाना और भी बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट में या फिर काम उनको दिए जाते हैं। जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट हो गया, साथ ही बच्चों का जो मतलब कभी-कभी टीचर्स को गेम्स के लिए भी उनको दिया जाता है। तो इसलिए कि हम बहुत सारे टास्क एक टाइम में कर सकें, इसलिए मुझे लगता है कि मल्टीटास्किंग होने के नाते कि थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि हमें ये भी काम करना है, वो भी, तो इसलिए मुझे लगता है कि हम मल्टीटास्किंग होना चाहिए अंडर प्रेशर। ठीक है। एक मुझे बताइए कि प्राइमरी टीचर का सबसे बड़ा मोटो क्या होता है? हम आपको एक प्राइमरी टीचर की तरह अपॉइंट करेंगे, तो आपका सबसे बड़ा टारगेट या लक्ष्य अपनी क्लास 1 के लिए क्या रहेगा? जी मैम। सबसे पहले ये रहेगा कि बच्चों को हमें डायरेक्ट बुक से मतलब बच्चों को उनके एनवायरनमेंट से ही पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें डायरेक्ट बुक से ही रिलेट करा दें। पहले उनको उनकी जो जहाँ से वो बिलॉन्ग करते हैं, जिस एनवायरनमेंट से आए हैं या फिर स्कूल का एनवायरनमेंट, पहले उसके बारे में उनको सिखाना चाहिए। मेरा मोटिव यही रहेगा कि पहले बच्चों को उनके आस-पास के एनवायरनमेंट से उस मतलब अट्रैक्शन कराएँ, उसके बाद ही उनको बुक के किसी टॉपिक पर ले जाएँ। मेरा फर्स्ट मोटिव यही रहेगा। आपकी सबसे खास बात क्या है? जो आपको लगता है कि बीइंग अ प्राइमरी टीचर आप बेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ के साथ? आपकी स्ट्रेंथ? जी मैम, स्ट्रेंथ मैम मेरी स्ट्रेंथ है कि एक तो मैं गुड लर्नर हूँ और एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी है। तो ऐसा कि गुड लर्नर कि हमें टीचर के रूप में ना केवल पढ़ाने का मौका मिलता है, बल्कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं एक गुड लर्नर होने के नाते ये है सोचती हूँ कि मैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी कि जो केवीएस है, वो इतना मतलब बड़ा लेवल पर है और उसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं, वैरायटी। तो उसमें हमें अपनी जो पर्सनैलिटी को अलग-अलग जगह पर, अलग-अलग फॉर्म में ही लगाया जाएगा, ऐसा मुझे वेल डन मैम। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ कि आप फर्स्ट डे क्लास 1 में गए हैं और क्लास 1 के बच्चों का फर्स्ट डे है। आपका भी फर्स्ट डे है, 1 का भी फर्स्ट डे है। तो
उस समय आपकी क्लास में 2 बच्चे रो रहे हैं क्योंकि वो पहली बार स्कूल में आए हैं। तो आप ऐसा क्या एक्टिविटी प्लान करेंगे कि वो रोने वाले बच्चे चुप हो जाएँ और आप उस दिन की जो लर्निंग आउटकम है, यानी जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, उसको आप अचीव कर लें? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? जी मैम। हाँ, तो फर्स्ट डे आपका भी है, फर्स्ट डे बच्चों का भी है, तो आप क्या प्रिपरेशन करके जाएँगे और कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? जी, मैम जो फर्स्ट डे अगर हम जाएँगे और हमें 2 रोने जब सिर्फ़ रोते हुए बच्चे दिखेंगे, तो हम उनको पहले ऐसा एनवायरनमेंट देंगे कि फ्रेंडली वाला, ऐसा नहीं कि ये टीचर है और ये हमें डाँटेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पहले हम नहीं, उनसे वो एक एनवायरनमेंट में आप क्या एक्टिविटी कराएँगे? वही जी, मुझे जानना है। जी मैम, हम उनको ग्राउंड में ले जा सकते हैं, कुछ प्ले करा सकते हैं कि जो उनकी हम बच्चों के अकॉर्डिंग एक्टिविटी कराएँगे कि वो क्या करना पसंद करना चाह रहे हैं, कि पहले हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं? लाइक कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को पेंटिंग भी पसंद होती है, किसी को गेम्स अच्छे लगते हैं, तो जो मैम, चा आप ये ध्यान रखिए कि उस दिन बच्चों का फर्स्ट डे है, तो जी बच्चे मैम, तो बोलेंगे भी नहीं। आप अपनी जी। एक्टिविटी जस्ट मुझे बता दीजिए। मैं उनको ग्राउंड में ले जाऊँगी और वहाँ पर उनसे कोई भी प्ले करा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। पूनम मिश्रा मैम। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। मैम, आप बता रहे हैं कि वर्सेटाइल पर्सनालिटी है आपकी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस टाइप की वर्सेटाइल पर्सनालिटी है जो कि हमारे काम आ सकती है? हमारे काम यानी कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के काम आ सकती है। जी मैम, जैसे कि अ, मैं एक टीचर के फॉर्म में बच्चों को पढ़ा भी सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही मैं क्लास को मैनेज भी कर सकती हूँ। अगर मुझे कभी मौका मिले कि बच्चों को मतलब गेम्स में ले जाने का, तो मैं उसमें भी गेम्स भी कराने के लिए सक्षम हूँ। और मैं ऐसे ही और स्कूल मतलब केंद्रीय विद्यालय में ऐसी और भी एक्टिविटीज़ होती होंगी जो मतलब मुझे इस टाइम नहीं पता, लेकिन जब हम वहाँ पे जाएँगे तो बहुत सारी मतलब सॉरी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और भी हो सकती हैं लेकिन सॉरी मैम और मैम, क्या आपके स्कूल टाइम का कोई बात नहीं मैम। कोई आपके स्कूल टाइम का कोई ऐसा टीचर जो आपको बहुत प्रभावित किया हो? जी मैम। तो मैम हमें उनके बारे में बताना है या खाली नाम बताना है? पहले तो मैम आप नाम बताएँगे, फिर मैं पूछूँगी ना जो पूछना होगा। जी मैम, मेरी ग्रेजुएशन की एक रेखा आर्या मैम है जो मुझे काफ़ी मतलब अच्छी मतलब मेरी फेवरेट टीचर थी। ये मैम, ये जानना था कि उनकी कौन-सी क्वालिटी आपको अच्छी लगी? क्यों वो आपको फेवरेट लगी? जी मैम, वो एक तो उनकी सिम्प्लिसिटी और साथ ही सभी बच्चों को वो एक मतलब समान समझती थी, किसी में ऐसा नहीं है कि टीचर्स का कुछ स्टूडेंट फेवरेट होते हैं, लेकिन उनके लिए सारे स्टूडेंट्स ही सेम थे। किसी का कोई उनको ना तो फेवरेट था और ना कोई ज़्यादा मतलब जो बैक बेंचर्स होते हैं उस टाइप से, तो वो सबको इक्वल ही समझकर सेम मतलब ट्रीट करती थी। मुझे उनकी वाली बात ज़्यादा इफेक्टिव लगी। ओके मैम। मैम, आपने बताया कि केंद्रीय विद्यालय का एक मोटो है राष्ट्रीय एकता की भावना को समृद्ध करना। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई हुई है। क्या उस योजना के बारे में आपको पता है? हमारे केवीएस उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। हुँ, एक प्रोग्राम कह सकते हैं उसको। राष्ट्रीय सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत करके प्रोग्राम है। जी, सुना होगा आपने। जी मैम। एक और क्वेश्चन मैम। क्लास फर्स्ट को एडिशन कैसे पढ़ाएंगी? मैम डेमो करके दिखाएँ या फिर ऐसे ही बताना है? डेमो कर दीजिए। ठीक मैम। Good morning class. How are you? You are fine? Okay. So now मैं आपको आज एक कहानी सुनाने वाली हूँ, ठीक? तो आप सभी लोग तैयार हैं मेरे साथ? Okay. First of all कि today is the day today. आज कितनी डेट है?
तो मैम आज 19 तारीख है। मैम आज 19 तारीख है। जी जी, आज है 19 मार्च। वेरी गुड। तो चलिए क्लास, तो आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं, ठीक। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। एक मोटा हाथी घूमने चला, मकड़ी के जाल को देख के डरा। एक मोटा हाथी घूमने चला, मकड़ी को जाल को देख के डरा। मकड़ी को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। दो मोटे हाथी घूमने चले, नदी में पैर फिसला जाके वो गिरे। पानी को देखा, देख के डरे, तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। मैम इस तरह से हम बच्चों को पहले नंबर ऑफ हाथी से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि पहले एक हाथी था, फिर दूसरा हाथी आ गया, फिर तीसरा हाथी आ गया। इस तरह से हमने 4 हाथी लिए। अब हम बच्चों को बोलेंगे कि पहला वाला हाथी के साथ जब एक और हाथी मिल गया तो पहले एक हाथी था और उसके साथ अगर एक और हाथी मिल गया तो यहाँ पर बच्चों कितने बने? हाउ मेनी एलिफेंट्स? 1 and 2। तो कितने एलिफेंट्स हो गए? 2। अब इन्हीं 2 हाथी के साथ तीसरा हाथी भी आगे जुड़ा, ठीक। कितने हाथी? अब यहाँ पर कितने हाथी हुए? काउंट करिए। 1 2। हाउ मेनी एलिफेंट्स? 3। मैम जी मैम। मैम अगर हाथी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा फिर? तो मैम हम उसको माइनस कर देंगे क्योंकि वो नहीं आ रहा है, तो हम उसको वहीं पर फिक्स कर देंगे कि कोई और हाथी ऐड नहीं हुआ। अब 3 के आगे कुछ हाथी आया नहीं तो फिर हम बोलेंगे कि अब हाथी नहीं आया तो 3। और मैम अगर उसकी पूरी फैमिली आ गई तो मैम हम उसको और ऐसे आगे ऐड करते जाएंगे और इस तरह से हम बच्चों को 9 तक की मतलब नंबर सिखा सकते हैं। ओके मैम, ओके जी। प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, अपूर्वा मैम बैठ जाएं। प्राइमरी के बच्चे मैम पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो हर समय खेलना ही चाहते हैं। तुमको कैसे मोटिवेट किया जाएगा? कैसे मोटिवेट करेंगे? सपोज आप पढ़ाने के लिए गई हैं, ईवीएस पढ़ाने के लिए आप गई हैं और ईवीएस में आपको बताना है यातायात के साधन, जी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और बच्चे एकदम पढ़ने के मूड में नहीं है एकदम ही। फिर आप कैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे? कैसे अपना उस दिन का प्लान पूरा करेंगे? जी मैम, अगर बच्चे बिल्कुल भी पढ़ने के मूड में नहीं है और उनको पढ़ाना है हमें ट्रैफिक लाइट्स के बारे में, तो सबसे पहले हम ऐसे मतलब बच्चों के लिए बोल सकते हैं कि बच्चों जल्दी इधर मतलब शो में मतलब मैडम की तरफ जल्दी देखिए, हम आपको एक पोयम या फिर कहानी सुनाने वाले हैं। और फिर जब वो सारे बच्चे देखने लगेंगे तो या तो उनके लिए कोई अच्छा सा टीएलएम जिससे वो अट्रैक्ट हो, या फिर ऐसी कोई चार्ट पेपर या उसके थ्रू हम बच्चों का मतलब ध्यान आकर्षण कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे कोई नई चीज़ को देखकर ज़्यादा पढ़ने का, अगर हम उनसे बोलेंगे डायरेक्ट कि आज हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं ट्रैफिक के रूल्स, तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर हम उनको इनडायरेक्टली वहाँ पर ले जाएँगे, तो वो ज़्यादा जल्दी पहुँचेंगे। जैसे कि हम उनसे बोलेंगे कि अच्छा बच्चों बैठिए, जल्दी बैठिए और बताइए रेड कलर की चीज़ें क्या-क्या आपने देखी हैं? तो बच्चे रेड कलर की काफ़ी सारी चीज़ें बताएँगे कि मैम हमने जैसे कि बॉल होती है रेड कलर का, जैसे कि फ्लावर होता है गुलाब का, ऐसे बहुत सारे। फिर हम बोलेंगे अच्छा अब बताइए आपने येलो कलर की क्या-क्या चीज़ें देखी हैं? तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें येलो कलर की भी बताने लगेंगे, तो बच्चे मतलब पढ़ने के माहौल में आ जाएँगे, फिर वो शोर मचाना बंद कर देंगे। इस तरह से हम ग्रीन पूछेंगे, फिर पूछेंगे इन सारे कलर्स को आपने कहाँ पर देखा है एक साथ? तो कुछ बच्चे बता सकते हैं या फिर नहीं बताएँगे, तो हम उनको इंट्रोड्यूस कराएँगे कि ये हमने सारे मतलब कलर्स ट्रैफिक लाइट्स की जो होती है उसमें देखे हैं और उनका यूज़ ये है। इस तरह से मैम। ओके मैम, ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन इतना ही था। मैम संदीप सर,
जी सर। Am I audible सर? जी सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है सर। ओके सर, थैंक यू। अपूर्वा मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि क्लास में आप देखेंगे कि बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बच्चों में, बैकग्राउंड को लेके, लैंग्वेज को लेके। जैसा कि आप देखेंगे केवीएस में अलग अलग लैंग्वेज एरिया से बच्चे आते हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से आते हैं, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है इन चीजों को सीखने में, तो उन सबको आप किस तरीके से माइंड करेंगे? जी सर, जितना पॉसिबल होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि सारे बच्चों की लैंग्वेज में ही उनको थोड़ा-थोड़ा समझाने की, जैसे कि इंग्लिश में और हिंदी तो हमारी कंपल्सरी है, और जैसे कि कोई बच्चा अगर किसी और लैंग्वेज से है, तो हम स्टार्टिंग में सोचेंगे कि उसके कम से कम 2-3 शब्द ऐसे समझ आएँ कि हम उसको समझाने में कंफर्टेबल रहें और बच्चा हमसे समझने में। उसके साथ जो आपने सर आपने जैसे बोला कि डाइवर्सिटी होती है क्लास में, तो उसको हम जैसे कि डाइवर्सिटी के फॉर्म में ना देख के एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पे देखेंगे कि बच्चे हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखा के जाते हैं, कि कोई अलग मतलब रीजन से आया है, कोई अलग रीजन से, तो उनके यहाँ पर फेस्टिवल्स भी डिफरेंट टाइप के बनते हैं। तो वो हमें बता सकते हैं कि जिस बच्चे का आज फेस्टिवल है, कि देखिए बच्चों इनके यहाँ आज ये वाला फेस्टिवल होता है, तो उससे सारे बच्चे भी रिलेट कर पाएँगे और हम उनको अपने बारे में बताएँगे, तो वो जिससे सारे बच्चे मिलके ज़्यादा कुछ सीख कर जाएँगे एक-दूसरे से, ऐसा मुझे लगता है। ओके मैम, वेरी गुड। मैम उसके बाद दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जी सर। उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये हमारी अभी मतलब जुलाई 2020 में लागू हुई थी, और इसमें हमारा एक सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है, वो हुआ है कि जो पहले स्कूल का सिस्टम, जैसे कि पहले 10+2 था, वो चेंज करके अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। और इसमें प्राइमरी बच्चों के लिए भी 2 चीज़ें ऐड करी गई हैं, जैसे कि ईसीसी को प्रमोट किया गया है। पहले ईसीसी थी, लेकिन अब उसको ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट किया गया है। साथ ही एक जो स्कूल है बच्चों के लिए बाल वाटिका, सर बाल वाटिका बनाई गई हैं, और बच्चों के लिए एफएलएन का प्रोग्राम लाया गया है। और ये तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और यहाँ पर बच्चों को मतलब प्ले इसमें फोकस किया गया है कि बच्चों को मतलब रोट लर्निंग के हटाकर उनको प्ले के थ्रू या फिर उनके एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इस पर फोकस किया गया है सर। मैम एफएलएन के बारे में कुछ बता पाएंगे? जी सर, एफएलएन जी सर, एफएलएन की फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, जिसमें बच्चों को, जैसे कि अभी तक हमने स्कूलों में सर्वे किया गया था और देखा गया था कि बच्चे 5th क्लास तक पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको बेसिक जोड़ या फिर गुणा और हिंदी पढ़नी नहीं आती थी। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया वो लेके आए मोटिव, और एफएलएन, जिसको एफएलएन कहा गया, जिसमें बच्चों को उनकी बेसिक चीज़ों पर फोकस करा जाएगा कि पहले बच्चे एटलीस्ट मैथ पढ़ना तो सीखें, हिंदी पढ़ना सीखें। तो इसमें मैथ्स और हिंदी पर फोकस ज़्यादा किया गया है, और इसे अचीव करने का जो टाइम लाइन रखी गई है वो 2025 रखी गई है। और सर इसमें तो अभी इतना ही। मैम आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है? नो मैम, फ्रेश। घर पे कभी पढ़ाया है? यस मैम, मैंने अपने मतलब छोटे भाई बहन और मतलब छोटे कजिन्स को ही पढ़ाया है। तो प्राइमरी लेवल पे कौन-कौन सी डिफिकल्टीज आपको लगता है कि आपको एक टीचर को फेस करनी पड़ती है? प्राइमरी लेवल पर ये रहता है कि बच्चों को पहले तो अपनी तरफ अट्रैक्शन करना ही डिफिकल्ट होता है, कि बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, और वो मतलब अपना पूरा टाइम लगता है कि हम खेलने में, तो इस तरह से उनको पहले अ, अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करना ही टफ होता है, और प्लस साथ ही वो बिल्कुल अभी इस शिक्षा से जुड़े नहीं होते हैं, तो उनको जैसे 1 2 3 एबीसीडी को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हम उसे प्रयास करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी संदीप सर। अच्छा मैम, ओके मैम। क्या मैम पूछ रहे थे? जी संदीप सर। नहीं, संदीप सर पूछेंगे। बस मन में एक मैडम का जवाब सुन के सवाल आ गया था, इसलिए बीच में टोक दिया। सॉरी संदीप सर। जी सर, संदीप सर। कोई नहीं मैम, इंटरव्यू में भी ऐसे ही होता है, बीच बीच में पूछा जाता है। जी सर।
जिसका मौका लगे वही। जी जी मैम एक चीज आपने अपने इसमें बायोडाटा में मेंशन की है, 2019 में आपने डीएलएड किया, 2021 में आपने सीटेट पेपर फर्स्ट पास किया जी और सर। अभी 2023 चल रहा है, उस बीच में आपके पास में कुछ एक्सपीरियंस? नो सर, एक्सपीरियंस नहीं हो पाया क्योंकि कोविड का टाइम आ गया था, तो फिर मतलब 19 20 तो उसी में निकल गया एंड 21 से 23 के बीच में। सॉरी सर, मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया। मैम एक चीज आपने इसमें अपने बायोडाटा में मेंशन की है, आपने बीएससी किया है मेडिकल साइंस, है ना? तो मेडिकल आप साइंस क्या सोचते हैं कि प्राइमरी क्लास के बच्चों को आप किस तरीके से अपनी इस क्वालिफिकेशन का बेनिफिट दे पाएंगे? सर जैसा मेरे को लगता है कि हमारी शिक्षा कभी भी खराब नहीं जाती है और वह हमेशा किसी न किसी रूप में बच्चों को हेल्प ही करेगी प्राइमरी तौर पर भी। ऐसे अभी मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से उनको अपनी इस वाली एजुकेशन को वहाँ पर ला पाऊँगी, लेकिन अगर मुझे कभी आने का मौका मिलता है तो ज़रूर कभी न कभी वो मेरे लिए आवश्यकता ही पड़ेगी उस चीज़ की, बच्चों को पढ़ाने में या फिर किसी भी फॉर्म में। ईवीएस में पढ़ाने के लिए कुछ संदीप सर, मैं एक क्वेश्चन पूछूं मैडम से? जी 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 जी। हाँ मैम, अभी आपने कहा कि आप बायो से हैं, साइंस साइड से हैं, जी मैम। तो आप मुझे ये बताइए कि ईवीएस में एनवायरमेंटल स्टडीज में हमारे प्राइमरी में कितनी थीम्स हैं और किन्हीं 2-3 थीम्स का नाम बताइए। जी मैम, क्योंकि जी मैम, हमारे जी 6 थीम्स हैं। एक जैसे कि एक फैमिली एंड फ्रेंड्स और वाटर, फूड, शेल्टर और ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट और मैम मैं अभी 5 ही रिकॉल कर पा रही हूँ। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आप इन सब चीजों में अपना बहुत कुछ दे सकते हैं? अभी जैसे आप सर ने पूछा था, आपने कहा कि मैं अभी सोच नहीं पा रही हूँ। आप 2 मिनट लीजिए और सोचिए कि आपको कोई थीम एक बतानी है जिसमें आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं क्लास 4 एंड 5 के बच्चों को। तो कौन सी थीम के अंडर देंगे आप? आप बेस्ट दे सकते हैं, बायो के हैं तो। जी मैम, मैं फैमिली एंड फ्रेंड्स में से प्लांट टॉपिक को ज़्यादा पहले अच्छे से पढ़ना चाहूँगी। उसमें मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। माई बॉडी को नहीं देंगे आप, क्योंकि आप बायो के हैं? मैम मेरे पास ग्रेजुएशन में बायो के साथ बॉटनी भी रही है और मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट बॉटनी की तरफ था, तो मुझे पहले बॉटनी को मतलब प्लांट्स को पढ़ाएँगे और उसके बाद फिर अपने एनिमल्स को तो फिर पढ़ाएँगे। ओके। जी मैम। जी सीमा मैम। गुड इवनिंग अपूर्वा मैम। गुड इवनिंग मैम। ओके मैम, मैं आपसे एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सबसे पहले। मैम एक अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स जो है वो टीचर को बोलते हैं कि मैम मेरे बच्चे को आगे बिठाओ, मेरे बच्चे को आगे बिठाओ। इवन हर पेरेंट आके यही कहता है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मैम इस सिचुएशन का एक सॉल्यूशन है कि हम बच्चों को डेली एक ही सीट पर ना बिठाकर उनको एक साइकिल फॉर्म में बिठाएँगे कि एक बच्चा जो आज आके फर्स्ट पर बैठा है वो सेकंड डे सेकंड सीट पे बैठेगा, थर्ड डे थर्ड सीट पे बैठेगा। इस तरह से सभी बच्चों को आगे बैठने का मौका मिलेगा और सभी से हम भी अच्छे से इंटरेक्शन कर पाएँगे और बच्चे हमसे, और किसी भी पेरेंट्स का कोई मतलब क्वेरीज भी नहीं आएगी। जी मैम, ठीक है मैम। मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आप क्लासरूम टीचिंग करेंगे, उस चीज़ से बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट है, वो कैसे प्रभावित होगा? मैम क्लासरूम टीचिंग से जैसे मुझे लगता है कि कभी भी सोशल डेवलपमेंट प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि और मतलब हमारे जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है उसमें काफ़ी सारे मतलब जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है, तो सभी बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। तो सारे बच्चे एक-दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते हैं और ऐसा नहीं है कि वो मतलब उससे सोशल डेवलपमेंट रुकेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है उससे और ज़्यादा मतलब बढ़ेगा ही। जी मैम, मैंने आप एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी क्लासरूम टीचिंग होगी, वो बच्चों के सोशल डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करेगी? प्रभावित का मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पूछ रही मैं ये पूछ रही हूँ कि जी, जी, तो आप मुझे ये बताइए कि किस प्रकार से मतलब कैसे आप
अपनी टीचिंग को कैसे आप चेंज करेंगी, या फिर मतलब क्या आप कैसे आप पढ़ाएंगी कि बच्चों का सोशल डेवलपमेंट हो? क्या जी एक्टिविटीज आप क्लास में इंक्लूड करेंगी? जी मैम, जैसे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें सभी बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें केवल एक थ्योरेटिकल मेथड से बच्चों को बोलते जाएँ और बच्चे सुनते जाएँ, वो एक गलत इम्पैक्ट हो जाएगा। हमें बच्चों को भी साथ में लेके चलेंगे, और हम एक और इसमें अगर आप जो सोशली उसको पॉजिटिविटी देखने के लिए हम बच्चों के छोटे-छोटे ग्रुप बना सकते हैं। उनसे बोल सकते हैं कि आप ये मिलके एक एक्टिविटी कर लीजिए, आप ये सब लोग 5-5 का ग्रुप, तो 5 लोग मिलके ये एक्टिविटी कीजिए। तो जिससे कि वो एक-दूसरे से कुछ सीखेंगे भी और उनका सोशली डेवलपमेंट बढ़ेगा। जी मैम। मैम आप मुझे कुछ प्रिंसिपल्स बताएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के? पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आप डेवलपमेंट और ग्रोथ से क्या समझते हैं और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और आप मुझे थोड़ा इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। जी मैम, डेवलपमेंट जो होता है वो एक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट है, लेकिन जो ग्रोथ है वो एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है। जैसे कि वो केवल फिजिकल डेवलपमेंट में आता है जो ग्रोथ है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलप सॉरी साइको कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारे आते हैं, तो उसे होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरह देख सकते हैं। और ग्रोथ जो होती है वो एक केवल और केवल एक क्वांटिटेटिव होती है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव के साथ-साथ क्वांटिटेटिव भी होता है। जी मैम। और इन दोनों में जी मैम। डिफरेंस। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट्स, सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में नहीं पता। जी, चलिए आगे। मैम अगर आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए दी जाए 5th क्लास में, तो आप क्या सोचते हैं कि आपके अंदर कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो? जी मैम, इंग्लिश पढ़ाने के लिए पहले तो मतलब थोड़ी-सी इंग्लिश को डेवलप करना पड़ेगा। मतलब मुझे थोड़ी कम है तो, लेकिन उसे मैं थोड़ा बढ़ाना चाहूँगी, अपनी अच्छी करूँगी। और इंग्लिश को मतलब उन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें उनको टोटली इंग्लिश में ही उन्हें हम अदर, जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ाने के लिए हम उसको जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं हिंदी से रिलेटेड या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो बच्चे ईज़िली इंग्लिश सीख सकते हैं। मैम आपके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये है कि एज़ अ टीचर आपके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि भई एक अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि भई मेरी कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए? सॉरी मैम, मैं ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं, मतलब मुझे आ नहीं पा रहा है। जी मैम, जिसमें मैम आप जैसे अपनी क्लास में जाके सिर्फ़ आप इंग्लिश में बात करेंगे क्योंकि आप लैंग्वेज टीचर हैं, तो आप इंग्लिश की क्लास में कोशिश करेंगे कि हिंदी यूज़ ही ना करें। ठीक है मैम? जी मैम। चलिए मैम, एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चों को मैथ्स का फ़ियर होता है। मैथ्स को लेके उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है, तो आप उस फ़ियर को ओवरकम कैसे करेंगे? उनका डर कैसे कम करेंगे कि बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट लें? तो आप कैसी एक्टिविटीज़ क्लास में कंडक्ट कराएँगे या कैसे आप पढ़ाएँगे मैथ्स? जी मैम, जैसे अगर फर्स्ट क्लास के लेवल पर देखा जाए तो बच्चे न्यू आते हैं, तो उनको मेरा ये रहेगा कि मैं बच्चों में फ़ियर को आने ही ना दूँ। अगर मुझे सेकंड या थर्ड क्लास मिलती है और बच्चों में ऑलरेडी थोड़ा-सा फ़ियर है, तो उसको हम एक्टिविटी करा के, जैसे कि मैंने अभी एक कहानी सुनाकर उसे थोड़ा मतलब बच्चों को मतलब उसको कम किया है, वो मतलब जैसे डर वो बच्चे नहीं कर पाएँगे शायद। ऐसे और भी एक्टिविटीज़ हैं कि हम बच्चों को उसको मतलब मैथ्स को ऐसे हमें लगने नहीं देना है कि बच्चों को नहीं पता कि कौन-सा सब्जेक्ट फ़ियरफुल है और कौन-सा, वो तो बाद में टीचर्स पे डिपेंड करता है कि बच्चे के लिए कौन-सा सब्जेक्ट उसको डरावना बन जाए, फ़ियर है। इसलिए मुझे जी मैम, जी मैम। मैम इंटरनेट जो है आज के टाइम पे आपको पता ही है कितना ज़रूरी बन गया है। तो आप इंटरनेट को यूज़ करके अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं? कोई टॉपिक आप बताएँगे मुझे कि आप कोई टॉपिक आपको दिया गया है, आप कैसे पढ़ाएँगे इंटरनेट का यूज़ करके? जी मैम, जैसे कि अगर मुझे टॉपिक में दिया जाए कि बाहर के जैसे कि एनिमल से रिलेटेड कोई मुझे टॉपिक दिया जाएगा और मुझे बताना है कि एनिमल्स कहाँ पर और कैसे मतलब कौन-सा एनिमल किस रीज़न में से आया है, तो उससे बच्चे को वहाँ तक ले आना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं उसे इंटरनेट के माध्यम से कुछ वीडियोज़ दिखाकर या फिर उसकी कुछ पिक्चर्स दिखाकर मैं उनको दिखा सकती हूँ कि ये वाला एनिमल इस वाले रीजन से आया है, तो जो मुझे इसमें इंटरनेट की काफ़ी सुविधा। जी मैम।
जी मैम। मैम आप मुझे बताएंगे कि क्लास के अंदर बच्चों में ना बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है, मतलब बच्चों के ना अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। कई होते हैं कि जो बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, कई होते हैं जो मतलब आपकी बात ही नहीं सुनते, जी आप बोलते रहेंगे। तो आप उन बच्चों के लिए क्या करेंगे कि वो आपकी तरफ ध्यान दे, आपकी बात सुने और पढ़ाई में ध्यान लगाएं? जी मैम, मैं सबसे पहले जो शरारती बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा-सा काम देना चाहूँगी, जैसे कि उनको मॉनिटर बनाना या फिर इतना बड़ा मतलब मॉनिटर नहीं तो उनको अपनी ही रो का मॉनिटर बनाना। जैसे कि अपनी ही रो को आप शांत रखेंगे, तो उस पर एक ज़िम्मेदारी आएगी कि अगर मुझे अपनी रो को शांत करना है, तो पहले मैं खुद शांत हूँगा, मैं खुद शैतानी वेरी नहीं गुड। जी मैम। हाँ, जी मैम। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप मोटिवेशन से क्या समझते हैं और प्राइमरी क्लासेस में मोटिवेशन का आप क्या रोल समझते हैं कि मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है और किस प्रकार से आप मोटिवेशन दे सकते हैं बच्चों को, और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आप ज़रा मुझे बताएँगे? जी मैम। जी, मोटिवेशन है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करे और जी, जैसे कि हम जिसे देखकर मतलब हमें उसमें नर्वसनेस ना हो, हमें उसे देखकर पॉजिटिविटी आए, तो वो मोटिवेशन हमें दिलाती है। और जी। मोटिवेशन 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चों में इंटरनल मोटिवेशन ही सबसे ज़्यादा है, एक्सटर्नल का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो वेरी गुड मैम। बट मैम आप यू नो दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। जी। जी मैम। ज्योति मैम और निवेदिता मैम, आपकी अगर सवालों के साथ तैयार हैं तो, नहीं तो अगले साक्षात्कार में हम आपसे बातचीत कर लेंगे। तैयार निवेदिता मैम? जी सर, नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगा उसके जी, लिए हम रेडी तो रहेंगे। निवेदिता मैम आप भी ना? ठीक है मैम। अपूर्वा मैम, व्हाट इज जी योर सर। गोल एज अ टीचर? जी सर। व्हाट इज योर गोल एज अ टीचर? एज़ अ टीचर मुझे कोई बात नहीं मैम। अ, अगला सवाल शांति मैम। शांति मैम? जी, जी सर। अपूर्वा मैम, जी मैम। प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, आपने बोला कि मोटिवेशन इंटरनल होता है। इंटरनल मोटिवेशन प्राइमरी के बच्चों को समझ नहीं आता। जी मैम। उन्हें तो मैम जब चॉकलेट देती हैं, टॉफी देती हैं या स्टार बनाती हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं और मोटिवेट होते हैं। तो प्राइमरी के बच्चों में इंटरनल मोटिवेशन आप कैसे ला सकते हो? कोई 1 या 2 स्टेप बताइए। जी मैम। जैसे कि अगर हमें जैसे मैम ने अभी बोला कि एक्सटर्नल मोटिवेशन बच्चों को ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हम उसे थोड़ी-थोड़ी देंगे तो ज़्यादा ठीक है। अगर हम उसे ज़्यादा मतलब बच्चों को डेली चॉकलेट्स या फिर डेली बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जब भी वो काम करके ला रहे हैं, वो गलत है। अगर हम बच्चों को वीकली या फिर एक मंथली टेस्ट पर ऐसा कुछ देते हैं, तो उससे बच्चों को लगेगा कि हाँ, हमें मतलब अपने से भी थोड़ा-सा मतलब किसी भी चीज़ को करना है ऐसा और हम ना मैम एक और कि बच्चों को ऐसा नहीं है कि हम बोल के दें कि अगर आप बच्चों का टेस्ट है और अगर आप ये वाला अच्छे से करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी। नहीं, अगर हम बच्चों को ये बोलेंगे कि मैं वीक में कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ और आपको अच्छे करने वाले को चॉकलेट मिलेगी, तो बच्चे डेली ही प्रिपेयर होके आएँगे और उनको इसमें मुझे लगता है कि बच्चे इंटरनली मोटिवेट रहेंगे कि हाँ, हमें मतलब 1 वीक में कभी भी चॉकलेट मिल सकती है। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि केवल सैटरडे वाले दिन टेस्ट है तो उसी दिन मतलब तैयारी करके आएँगे। वो डेली पढ़ के आएँगे कि आज भी टेस्ट हो सकता है, आज भी तो इसलिए। चॉकलेट के अलावा कोई और ऑप्शन? जी मैम, चॉकलेट और मैम हम ना बहुत से मतलब बच्चों को इस नहीं, ब्लैक बोर्ड के खाने-पीने की साथ चीज़ें नहीं, खाने-पीने की चीज़ें जी नहीं मैम, देनी जी है। मैम। इसके मैम अलावा ऐसे कोई और मोटिवेशन जिसके थ्रू आप बच्चों के अंदर ये जो हैबिट है वो डेवलप कर सकें जी मैम। ईज़िली। ऐसे कि ना हम बच्चों के लिए स्टार बना के ले जा सकते हैं, जो मतलब हम उनकी शर्ट पर पिन लगा कर सकें कि आज मतलब 1 वीक में जो टेस्ट हुआ इसमें जो सबसे बेस्ट जिसने परफ़ॉर्म किया उसको देखो 1 स्टार मिला। ऐसे ही हम हाँ, पूरे मंथ का देख सकते हैं कि एक बच्चे को कितने स्टार्स मिले हैं, तो बच्चों को लगेगा कि इसके पास 4 स्टार्स हो गए, मेरे पास नहीं है, तो वो सोचेगा कि मुझे भी 4 स्टार्स चाहिए, तो वो इसके लिए मोटिवेट रहेगा। ओके, वेल डन मैम। आप स्टार ऑफ द वीक बना सकते हो, जो बच्चा जीता है उसकी फ़ोटो
सामने जो नोटिस बोर्ड है उस पे पूरे वीक के लिए लगा सकते हो स्टार बना के। जी इट्स गुड, क्योंकि हमें चॉकलेट और ये चीजों का जब हम मोटिवेशन देते हैं ना, तो उससे लालच बहुत बढ़ता है बच्चों में। तो वेरी गुड, मैं जहां आपको पहुंचाना चाह रही थी आप पहुंच गए, वेल डन। थैंक यू। जी मैम, अभी सभी लोग फीडबैक अपना तैयार रख ही रहे हैं, लिख रहे हैं, तो साथ साथ फीडबैक भी देते रहेंगे। मैम का जो भी चीज़ें अच्छी लगी वो, और जहाँ सुधार की आवश्यकता है ना वहाँ भी। अगर शांति मैम का तैयार है तो ठीक है, नहीं तो हम पूनम मिश्रा मैम। सर 1 मिनट मुझे मिलेगी? हाँ बिल्कुल। मैम से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सेल्फ कॉन्सेप्ट, लेकिन मैम को वो पता नहीं था, तो मैं अभी बता देती हूँ। मैम, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हमारी किसी भी चीज के प्रति धारणा, कि आपका कॉन्सेप्ट जैसे किसी भी चीज के लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ऐसे ही सेल्फ के बारे में, अपने बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, सारी चीजें जो आप अपने बारे में सोचते हैं वो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। और प्राइमरी में क्या होता है, स्टार्टिंग में जैसे छोटा बच्चा जब होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो उसको अगर आप उसको बोलोगे बेटा आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो उसको हाँ मैं अच्छा बच्चा हूँ। ऐसे ही जब वो बड़ा होता चला जाता है तब उसका कॉन्सेप्ट खुद से बन जाता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट वो खुद का डेवलप कर लेता है। इज इट क्लियर मैम? जी मैम। ओके, थैंक यू सर। पूनम मिश्रा मैम। सर अब मैं जी नोट कर सर। सकती हूँ कुछ? जी मैम, हाँ बिल्कुल मैम। अपूर्वा मैम आपने पूछा ना? जी सर। जी मैम, वो सवाल भी पूछेंगे और वो अपना फीडबैक तैयार होगा तो फीडबैक दे भी देंगे, दोनों चीजें जो भी तैयार हो। जी मैम। सही रहा सर मेरे ख्याल से तो। और थोड़ा सा ये था कि जैसे कि मैम ने बोला वर्सेटाइल पर्सनालिटी के बारे में, जो मेरा क्वेश्चन था, मैम प्राइमरी टीचर को करना पड़ेगा नहीं, हमें करना ही पड़ता है। हम ऑल इन वन है, प्राइमरी टीचर ऑल इन वन होता है। हमें म्यूजिक भी पढ़ाते हैं, हमें आर्ट पढ़ाते हैं, गेम भी हमें लेके जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप वहां जाएंगे तो ये चीजें मतलब कि आप ही कर पाएंगे, ऐसा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक जी है। मैम। तो और दूसरा, अगर कोई चीज पढ़ाने के लिए आपको कहा जाए तो ये जरूरी नहीं कि आप क्लास 1 से ही लें, ठीक है। आपको पूरा से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि वो तो आपको कुछ भी दे दिया जाएगा पढ़ाने के लिए मैम। जी मैम। जी मेरा सजेशन कह सकते हैं, बाकी तो सही था और ओके था सर। जी 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 मैम, बहुत धन्यवाद मैम। संदीप सर। जी सर। मैम ऑल थिंग गुड, बट थोड़ा सा इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि मैं अपना मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जैसे कई बार इसमें साउथ में जैसे इंटरव्यू के लिए आपका डेस्टिनेशन आ जाता है, तो कई बार उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जो विशेषकर जो साउथ के जो टीचर्स होते हैं जो पैनल में होते हैं, तो वो हिंदी को थोड़ा सा इतना इजीली नहीं लेते हैं। उनको स्विच करने के लिए आपको इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत है। बाकी सब ठीक है। जी सर। एक सजेशन इसके लिए है कि क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए आप आंसर उसी में दें। यहाँ तो मोस्टली हम लोगों ने हिंदी में ही पूछा, बट जब आप पैनल में होगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए आंसर उसी लैंग्वेज में दिया जाए तो वो अच्छा मानते हैं मेरे ख्याल से। जी जी मैम, जी मैम। संदीप सर ओके ना? जी सर, जी सर, जी जी सर। जी धन्यवाद सर। सीमा मैम। जी सर। सर मैं मैम को यही सजेशन देना चाहूंगी कि सर ने बिल्कुल सही कहा है, संदीप सर ने, कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा वर्क करें। और मतलब कई बार मैम आंसर बहुत धीरे धीरे दे रही है और कई बार बहुत ज्यादा स्पीड से, तो इस चीज पे थोड़ा काम करें कि जो आंसर आप दे रहे हैं थोड़ा आराम से ही जवाब दे। कई बार आदमी ओवर एक्साइटेड हो जाता है, उसको आंसर आता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी बोलता है। इस चीज को मैम आप थोड़ा सा अवॉइड करें और थोड़ी प्रैक्टिस करें मिरर के सामने। और मैम जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप टीचर, आप इस लाइन में क्यों आए, आप केवी में क्यों आना चाहते हैं, या आपको एज ए टीचर हम क्यों सिलेक्ट करें, ऐसे क्वेश्चंस जो है इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से,
ताकि वो किसी भी टाइप में आपसे पूछे तो आप आंसर कर सकें। जैसे अभी सर आपने पूछा था ना मैम से, लेकिन मैम जवाब नहीं दे पाई थी, तो मैम थोड़ा जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। बेशक चाहे आप याद कर लीजिए, ऑन द स्पॉट आप नहीं बोल पा रही हैं, आप लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। मैम मैं आपको यही सजेशन दूंगी। और थोड़ा लैंग्वेज टीचिंग जो है हिंदी और इंग्लिश, इसके जो जितने भी मेथड्स हैं वो सारे आप थोड़ा, और एक्टिविटीज जो जो करवा सकते हैं वो आप थोड़ा देख लीजिए, ताकि आपको वो कोई भी टॉपिक दे तो आप डेमो तभी के तभी दे सकें। जी मैम। जी मैम, मेरी तरफ से इतना ही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। जी शांति मैम। थैंक यू सर। अपूर्वा मैम, कैसा लग रहा है इंटरव्यू देके? मैम थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है। हाँ, देखिए आपको सिर्फ 2-3 चीजें ध्यान रखनी है जो मुझे नजर आई। पहली बात, आपने जो हमें हॉबीज बताई, अब जब आपने अपना इंट्रो दिया था, इंट्रोडक्शन दी थी ना आपने, उसमें जो हॉबीज बताई थी और आपने जो लिख के भेजी है हॉबीज, दोनों डिफरेंट है। तो जो आप लिख रहे हो वही आपको बतानी है, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो वो फिर थोड़ा अजीब लगता है। खराब तो नहीं है और गलत भी नहीं है, हॉबीज काफी हो सकती हैं, बट आपने जो लिखा है पेपर में, हमें पता है हमने क्या लिखा है। तो जब आप बोलें या बताएं वो जरूर बताएं, ठीक है? उनके साथ आप जोड़ दीजिए हॉबी को, लेकिन जितनी वहां लिखी हुई है वो जरूर बतानी है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग कि जब आप बोल रहे हो तो थोड़ी सी सहजता के साथ बोले। हालांकि हम घबराए हुए होते हैं, लेकिन आपकी घबराहट आपके अंदर तक होनी चाहिए, सामने वाले को दिखनी नहीं चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है? थर्ड, आपने बीच में, मेरे किसी साथी ने जब सवाल किया था तो आपने ये बोला था कि 1 के बच्चे या छोटे बच्चे बात नहीं मानते। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो नहीं देनी है, दैट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। आप ये बोलो कि छोटे बच्चे थोड़े नटखट होते हैं, जी मैम। लेकिन सबसे ज्यादा आज्ञाकारी बच्चे ही प्राइमरी के होते हैं। आपने अभी किसी को डांटा, फिर आपको कुछ काम आया, तो जिसको डांटा होगा ना वो सोचेगा कि मैडम की नाराजगी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, वो सबसे पहले आएगा, मैम मैं करूं, मैं चौक लेके आऊं। तो वो सबसे ज्यादा आज्ञाकारी होती है। बच्चे बात नहीं मानते, ऐसी कोई बात आपने नहीं बोलनी है अपने मुंह से जी मैम। बोर्ड के सामने, ठीक है? और जब भी आप बात करें, आपके पास स्माइलिंग जरूर होनी चाहिए, फेस स्माइलिंग होना चाहिए। जी मैम। इतना स्माइलिंग फेस आप इस्तेमाल करेंगे, आप स्माइल देंगे, भले ही आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप स्माइल कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। जी। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भी नहीं आती है। आप घबरा गए या भूल गए, हमें आती है हम भूल गए, तो स्माइल के साथ जवाब दीजिए कि ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है? बाकी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, थैंक यू। वेरी गुड। और बार बार कोई भी एक्टिविटी जब आपसे पूछी जाती है तो एनवायरनमेंट के थ्रू कराएंगे, ऐसे कराएंगे, सेम पॉइंट्स को रिपीट मत कीजिए। ओके मैम। क्योंकि जहां अभी हम सभी ने बात की है, तो वही 2-3 पॉइंट्स आपने मुझे भी बोले, वही दूसरी मैम को भी बोले, सीमा मैम को भी बोले। तो वहां पे जब दूसरा पूछ रहे हैं तो उसको कोई दूसरी एक्टिविटी सजेस्ट कीजिए, क्योंकि एक तो आप बता चुके हो बोर्ड को, तो सेकंड जो पैनलिस्ट है, जो भी है मेंबर, उसको आप दूसरी एक्टिविटी बताइए, तीसरे को तीसरी बताइए। 3-4 एक्टिविटीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है? वेरी वेल डन, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। बहुत कुछ हम क्लास के बच्चों से पूछ करके ही निकलवा लेते हैं। जैसे फूड आइटम पढ़ा रहे हैं तो क्या लाए हो, क्या खाए हो, वहां से आ जाते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे हैं तो कैसे आए हो, यहाँ से निकल जाती हैं चीजें। ये बहुत चीजें हम बच्चों के अंदर से ही निकाल लेते हैं। अगर मैथ पढ़ा रहे हैं, पोनीटेल पढ़ा रहे हैं, कुछ भी, तो कितनी चोटी है, कौन से हाउस के कलर्स हैं, उस वैसे चार्ट बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अभी सुनते हुए अगर शांति मैम या पूनम मैम या संदीप सर या सीमा मैम कुछ और भी अगर दिमाग में कुछ आ रहा हो तो आप प्लीज आप बता सकते हैं, कुछ और आया हो तो भी, तो फिर ऑल ओवर। मैम ने ना एक जगह मैम ने ना बोला था कि मैं मैथ्स का फियर बच्चों में नहीं आने दूंगी। जी, अथॉरिटेटिव लैंग्वेज नहीं बोलनी है।
जी और मैम। नहीं दूसरा ये आने भी नहीं दूंगी। बताना है कि हम डर को कभी भी रोक ही नहीं सकते मैम, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, कोई नहीं रोक सकता। अगर रोक सकते हैं तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को डरना सिखाता ही नहीं, ठीक है। और मैम आपका ये कहना कि अभी इंग्लिश और मैं सीख लूंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्लास 5 के बच्चों के लिए, मुझे नहीं लगता कि सही आंसर होगा। और सीख लूंगी नहीं, आप ऑलरेडी सीखे हुए हो, उसी बच्चे को बताना है। इंग्लिश के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे बढ़िया स्किल है कि बच्चों को लिसनिंग एनवायरनमेंट दिया जाए, चाहे वो ऑडियो के थ्रू हो, वीडियो के थ्रू हो, चाहे हमारे थ्रू हो, क्योंकि जो हम सुनते हैं और सबसे ज्यादा हमारे माइंड में वही शब्द जाते हैं और वही फिर हमारे मुंह से भी निकलते हैं। अगर हमने पंजाबी फिल्म देखी है तो हम 2-4 वर्ड्स जरूर सुन के समझ के निकलेंगे। तो ऐसे ही अगर मुझे इंग्लिश सिखानी है तो मैं एनवायरनमेंट इंग्लिश वाला ही बनाऊंगा कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग स्किल इंप्रूव हो। लिसनिंग के बाद स्पीकिंग ऑटोमेटिकली होती है। जी ठीक है ना, थैंक यू। अच्छा, हमारा यहाँ उद्देश्य सिर्फ मॉक इंटरव्यू नहीं है, इसलिए जितने भी आइडियाज आ रहे हो ना, आप सबके अनुभव, जैसे सीमा मैम ने भी इंटरव्यू दिया है, संदीप सर ने भी दिया है, पूनम मैम ने, शांति मैम ने दिया, और अब तो काफी इंटरव्यू ले रहे हो। तो मतलब एक तरह से ये अकेला वीडियो ही बहुत सारे जो लोग दूर दराज में है ना, जो पीआरटी का अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज और कॉल आए हैं, तो ये एक वीडियो ही उनके लिए सफिशिएंट हो जाए। तो आप प्लीज मैम कुछ बोल रहे थे, बताइए सीमा मैम। सर मैं ये कह रही थी कि मैम को जो लैंग्वेज टीचिंग है हिंदी और इंग्लिश, उस पे मतलब थोड़ा सा वर्क करना है। मैम को बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे एक्टिविटीज वो क्या क्या करा सकती हैं। अगर आपको इंग्लिश की क्लास आप ले रहे हैं तो ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले, तो आप इंग्लिश पढ़ाते वक्त क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, को आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेम इन हिंदी, हिंदी में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं। और मैम, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस कीजिए। कई बार आप घबरा जाते हैं, तो मैम वो थोड़ा कॉन्फिडेंस टाइम के साथ आएगा, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और मैम मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि डीएलएड का जितना भी सिलेबस है, एक बार वो सारा आप एक बार गो थ्रू उसमें से हो जाइए, क्योंकि उसमें से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मैम डीएलएड एससीईआरटी दिल्ली का जो सिलेबस है, आप एक बार वो अगर आप देख लें थोड़ा सा, क्योंकि चीजें तो सेम ही होती है, लेकिन अगर आप वो सिलेबस एक बार देख लेंगे तो शायद आपके लिए थोड़ा और बेहतर रहेगा। क्योंकि जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो सारे उस सिलेबस में हैं। अगर आपको ये इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें है ना मैम, इन पे आप थोड़ा सा काम कीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत सही जा रहे हो और प्रैक्टिस करते जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। एक एम्पैथी और सिंपैथी के बारे में बहुत पूछते हैं मैम प्राइमरी के बच्चों के लिए, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और जी। हमने आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक नहीं की है क्योंकि वो ऑलरेडी संगठन कर चुका है। तो आप जब जाएंगे तो 1 to 5 का सारा एनसीईआरटी का सिलेबस देख कर जाएंगे, क्योंकि वो पूछेंगे, उनमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा और वो जरूर पूछेंगे। तो आपको हमारे इंटरव्यू से ये अंदाजा नहीं लगाना कि सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछेंगे, सब्जेक्ट के बारे में 101% पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने बता दिया, क्योंकि मैं व्यूवर्स को भी बताता हूँ कि ये जो इस बार इस तरह से साइट पर भी पड़ा हुआ है 2 लेटर कि कुछ एग्जाम कैंसिल हुए, तो उनको ध्यान में रखते हुए शायद या डेफिनेटली ही सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। क्या पता वो चेक करें। तो जैसा मैम ने बता दिया ना, बढ़िया रहा कि आप सभी लोगों को सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। हाँ सीमा मैम, संदीप सर, सीमा मैम, कुछ भी अगर ऐसा है जो सबके साथ शेयर करना है बता दीजिए। सर मेरा एक सजेशन है कि मैम आप ना थोड़ा अपनी वोकैब पे रिटर्न में आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो आपको बोल दें कि आप हाइजीन की स्पेलिंग लिखिए, तो इस टाइप की कोई ऐसी स्पेलिंग वो आपको दे दे, तो जो मतलब ज्यादा हाई लेवल की नहीं, नॉर्मल जो वोकैब हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, ऐसे ऐसे वर्ड्स, जैसे हिंदी में उज्जवल वो आपको बोल दे कि उज्जवल आप लिख के दिखाइए। तो आप ऐसे ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी वोकैब पे थोड़ा काम कीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों पे। और ग्रामर भी आप पढ़ लेना, क्योंकि वो पूछ लेंगे। और मैम कैलकुलेशन आपसे वो जैसे डेसिमल वाले नंबरों की बोलते कि मल्टीप्लिकेशन करके दिखाइए, तो छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं उनको आप ध्यान में रख के
प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है मैम। वोकैब पे, क्योंकि सर ये चीजें मैंने अपने मतलब टीचर से पूछी थी, उन्होंने बहुत सारे टीचर्स ने बताया कि उनको वर्ड्स दे दिए कि भाई ये वर्ड आप लिख के दिखाओ। तो मैम वोकैब पे थोड़ा काम कीजिए, ठीक है। जी मैम। क्योंकि अभी हमने आपसे ऐसा कुछ पूछा नहीं ना, आपसे लिखवा के देखा, बट आप ये चीज थोड़ा कर लेना, हिंदी ग्रामर इंग्लिश दोनों पे। जी सर, बस सर मैं यही कहना चाहूंगी। जी 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 पूनम मिश्रा मैम, शांति मैम, कोई और कुछ दिमाग में अगर आइडियाज आ रहा हो, क्योंकि बार बार शायद हम सब एक जगह इकट्ठे होकर और ऐसे सबकी सहायता शायद इतना संभव ना हो, बड़ा मुश्किल से हो पाया है, तो एक ही वीडियो से देश भर के जो भी चाहे जिन देखिए अपूर्वा मैम, अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन है, तो आप बायलिंगुअल हो या ना हो, जब आप थोड़ा सा हिंदी में बोल रहे हैं तो एक पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल के फिर आगे बढ़ जाइए। कहीं कहीं बीच में इंग्लिश के सेंटेंसेस को यूज कीजिए, ताकि आपकी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है, वो केवीएस में बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमारे 4 में से 3 सब्जेक्ट इंग्लिश के हैं। जी ठीक है, भले ही आप मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में ही बता रहे हैं, बट यू हैव टू ट्राई टू स्पीक अ फ्यू सेंटेंसेस इन इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, और वो आप जब मैडम ने भी सबने यही बार बार बोला है कि जब बोलेंगे ऊंची अलाउड रीडिंग जो बोलेंगे तो हेजिटेशन ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक है, बाकी आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, वेल डन। थैंक यू घनश्याम सर, सभी पॉइंट्स मेरे तो हो गए हैं। जी बहुत थैंक यू। धन्यवाद मैम। संदीप सर, अच्छा सीमा मैम कुछ बोल रहे हैं। जी मैम। जी सर, मैं ये जानना चाहती थी कि मैम के मार्क्स कितने हैं मैम एग्जाम में। एक सेकंड, मार्क्स का मैं पूछता नहीं हूँ, इसलिए मार्क्स नहीं, ये पूरा यूट्यूब पे ठीक है चला ठीक जाएगा है, और वहां से ओके ओके सर। जी धन्यवाद। जी सर। जी 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 संदीप सर। जी सर। जी जी आप अगर कोई कोई भी सर वैसे तो हाँ जी प्लीज। सब कुछ चीज बता दी गई है, बस यही है सर, मेरा तो एक लास्ट ही है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखें, थोड़ा मोटिवेशन हाई रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें हुई हैं वो आपके साथ भी इनके साथ भी हो सकती हैं, सभी पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं अभी तो थोड़ा इससे गाइड होके मोटिवेट ही रहें, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखें। बाकी मैम को ऑल द बेस्ट सर, मेरी तरफ से इतना ही। जी सर, जी धन्यवाद सर। मैम पूनम मैम, आप कुछ बोल रही थी क्या? जी सर, जैसे कि मैम एक जगह मैंने देखा, या तो मेरे क्वेश्चन या मैम के क्वेश्चन में आधा बताते बताते मैम फिर बोल ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी बातों को पहले सोच लेना है 1 सेकंड 2 सेकंड में कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आंसर देने लायक हूँ कि नहीं हूँ, और उस चीज को माइंड मेकअप करके तब या तो क्विट कर देना है, सॉरी, या फिर अगर देना है तो फिर उसको फुल कॉन्फिडेंस में देना है आंसर। जी मैम। जी अब अगर और भी कोई कई बार आ जाता है ना दिमाग में, तो अगर एक बार फिर से, उसके बाद मैं एक बार कॉल और कर दूंगा। सीमा मैम, संदीप सर, पूनम मैम, शांति मैम, मैं आगे बढ़ूं? सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ अब जी जी मैम, अभी वहीं पर जा रहा था मैं कि अच्छा सॉरी। आपकी आपकी शंकाएं और सवाल, आप एक नहीं मैम, जितने आपके मन में शंकाएं हैं, सवाल हैं, ये पार्ट है हमारे, मतलब स्टेप है। पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा स्टेप नहीं है, पूछे मैम। सर पर डेमो के बारे में पूछना था कि जो दिया था वो उसमें कुछ गलती है या फिर मैम अपूर्वा मैम, गलती कुछ नहीं होती है, ये भूल जाइए, आपने किया बेस्ट किया, गलती तो कुछ भी नहीं होती है, बस कुछ छूट जाता है हमसे। ठीक है, और वो आप YouTube पे लेसन्स देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। और कभी भी कुछ भी शुरू करने से पहले, जैसे आपने पोयम से शुरू किया, उससे पहले आप कुछ क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक्टिविटी के थ्रू कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी मैम। डेमो तो आप धीरे धीरे सीखोगे बेटा, हम जी। अभी भी सीख रहे हैं। टीचिंग आप एक टॉपिक को जितनी बार भी पढ़ाओगे, हर बार आपके दिमाग में नई एक्टिविटी आएगी ही आएगी, इफ यू वांट टू लर्न। जी मैम। इसलिए आपने जैसा भी पढ़ाया बेस्ट है, लेकिन हाँ आपको अपना हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि वो हमने नहीं देखा, हमें नहीं दिख रहा था। वो आप बेटर है कि मेरा हैंड राइटिंग कैसा है, बोर्ड पे लिखते हुए टेढ़ा तो नहीं रहा, वो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी जी मैम, और कुछ सवाल था मैम आपका, पूर्वा मैम? यस सर। जी जी बस
मैम जैसे कि मैंने अपनी हॉबीज में रखा है कि साइंटिफिक अप्रोच, तो मैं उसको और अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, ये समझ नहीं आ रहा है। जी मैम, कोई बताना चाहेंगे? दोबारा से पूछिए मैम, क्या बोल रहे हैं आप? मैम जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ में बोला है कि साइंटिफिक अप्रोच, तो मैम उसको और अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, साइंटिफिक अप्रोच, आप साइंस के हैं तो मैं कोई भी लेसन या कोई भी टॉपिक अगर बच्चों को करवाऊंगी तो एक्टिविटी के थ्रू ही कराऊंगी, जी ताकि बच्चों के अंदर ये पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, इसके रीजंस क्या हैं, कैसे हुआ। जब क्यों और कैसे बच्चे के मन में डाल दिया तो वो प्रैक्टिस के थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तभी तो साइंटिफिक अप्रोच होगी कि मैं करके देखता हूँ। दैट इज एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। ठीक है। जी और मैडम जब वो अगर पूछे ये कि साइंटिफिक अप्रोच से क्या समझते हो, तभी आप बताएं कि साइंटिफिक अप्रोच से मेरा ये मतलब है। अपने से पूरा आगे बढ़ने पे फिर और भी कुछ पूछने के आप मौके दे देंगे उन्हें। जब वो कहें कि आपने ये बात लिखा है, इसको इलेबोरेट करें, बताएं, तब फिर उसको आप बताइए। और एक आपने ना बैडमिंटन लिखा हुआ था अपनी हॉबीज में, मुझे याद आया। जी मैम। तो अगर आप बैडमिंटन लिख रही है तो बैडमिंटन कोर्ट और उसके थोड़े से रूल्स देख कर जाएं। जी बहुत बढ़िया मैम। अगला सवाल मैम, अपूर्वा मैम। नहीं है कोई सवाल? नो सर। हाँ जी मैम, ये ऑल ओवर अभी मैं कर देता हूँ। आपने जो डेमो का पूछा ना, मैंने सबसे ऊपर जो लाइन लिखी ना वो डेमो के बारे में लिखी। मुझे डेमो शानदार लगा। हालांकि उतना जितना ज्ञान मैम और सर लोगों को है, क्योंकि वो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। क्योंकि आपने जब आप गए, कॉन्फिडेंटली गए, आपने पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद एक आध सवाल हमने से आपसे पूछे गए, लेकिन आपका धैर्य ठीक था। हाँ, वहां पे आपने जैसे मैम बोला ना, सीमा मैम को आपने मैम बोला। कोशिश करिएगा, अगर बेटा बोलेंगे तो ज्यादा प्रोफेशनल लगे, मैम भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जब आपका पूरा अपने पढ़ा चुके थे, बहुत बढ़िया तरीके से आपका प्रेजेंटेशन था। मैं कोई कविता आपसे सुनने वाला था, लेकिन मेरी कविता वही हो गई जब आपने जो भी करके दिखाया ना वो। और आपने वापस आते समय मिटाया था जो भी आपने लिखा था पढ़ाने के लिए, तो बहुत अच्छा किया। आपका डेमो तो मुझे सबसे अच्छा ही लगा। इसके अलावा आपके जवाब और आत्मविश्वास, क्योंकि मैंने पहले दिन आपसे बात हुई थी 4 या 5 दिन पहले, तो उसको देखते हुए एक पूर्वाग्रह से ग्रसित था और मैं एक इमेज बना रखी थी कि मैम, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से आपका ये साक्षात्कार रहा है। और ये 3-4-5 दिन में आप कर पाए, तो मुझे लग रहा था आप मतलब यहाँ आने तक से डर रहे थे ना पहले दिन, तो कि मॉक जी सर, इंट्रोडक्शन। मुझे लग रहा था कि पहले किसी और का हो जाए तो फिर थोड़ा आइडिया लगेगा मुझे। और अभी देखिए कितना बढ़िया तरीके से आपने, पहला ही साक्षात्कार है पीआरटी का और बहुत अच्छा है। जितना 4-5 दिन पहले आपसे बात हुई थी ना, उसको देखते हुए तो मुझे अच्छा लग रहा है। आवाज, आपकी ड्रेस, आत्मविश्वास, मतलब इसके अलावा जो भी आपको राय दी गई ना, आपने सारी राय सकारात्मक ली। हमेशा जब मैं शुरू करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई सब सकारात्मक रहिएगा। देखो हमारे पैनलिस्ट है ना, हम आपका भला चाहते हैं, इसलिए आपको सही गलत तरह तरह के सवाल पूछेंगे, कभी कभी पेशेंस चेक करेंगे। आज मैं नहीं बोल पाया था, पर आप सकारात्मक रहे। और इसके अलावा धैर्य, मतलब हर चीज आप पेशेंटली सुन रहे हैं और फिर सोच समझ के जवाब दे रहे हैं, ये सारी चीजें थी जी। अब सुधार जो सबने बोले हैं ना, वही सारी चीजें मैंने लिखी है, वही सुधार मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपने साइट पर 1251 विद्यालय बोले, मतलब केंद्रीय विद्यालयों की संख्या आपने 1251 बताई। मेरे दिमाग में 1252 थे, तो मैंने तुरंत चेक किया साइट पर कि जी सर। 1252 ही है, साइट पर 1252 दे रखे हैं। तो ऐसी सर एक सर, क्योंकि मैंने ऐसे देखा कि वैसे तो 12 मतलब 1248 स्कूल हैं, लेकिन 3 बाहर हैं, तो उसको प्लस करते हैं तो फिर 1251 ही बनेंगे। तो मैंने इसलिए, अच्छा, केंद्रीय या विद्यालय फिर की साइट जो है, इस पर अभी हमारे जो साथी लोग हैं वो एक बार चेक भी कर लेंगे। मैंने तुरंत चेक किया तो 1252 शो कर रहा है, तो एक बार देख लीजिएगा। सर अभी नए कुछ खुले हैं जिन्हें वो एनरोलमेंट नंबर नहीं शो हुआ है, बट वो ऐड हो चुके हैं, इसलिए ऐसा है। तो मैम सर राइट वो आंसर। प्रॉपर नंबर देने की जगह पे अगर लगभग कह दिया जाए तो आंसर सही हो जाएगा। जी मैम। हाँ, बहुत लगभग कह दिया इतना गया। है ना। अभी देखो, अभी लगभग, हाँ, कुछ लगभग 15 बोल दे दिन तो पहले सही। एक और लिस्ट आई है। अब उनमें से जो ओपन हो जाएंगे तो फिर वो और ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, तो लगभग इतना। आई एम नॉट श्योर, बोल दो साथ में। हाँ जी मैम। दैट्स सफिशिएंट। जी, बहुत बढ़िया मैम।
एक आपने जो लिखा ना प्रेशर दबाव जैसा कुछ आपने बायोडाटा में लिखा और हमारे किसी साथी शिक्षक ने आपसे उस विषय में चर्चा की, और दूसरा बात नहीं मानते, इन दोनों चीजों का आप ध्यान रखिएगा। जैसा इन्होंने बताया है ना, खुद का अनुभव है और उन्होंने देखा है, और केवल आप ही को नहीं बाकी सब लोगों को भी इन चीजों का पालन करना चाहिए जैसा जैसा इन लोगों ने बताया है, क्योंकि बहुत सारा अनुभव है वो अभी पता चलता जा रहा है, कितना सारा अथाह अनुभव लिए हुए हैं सब लोग। जी सर। इसके अलावा FLN EBSB ये बहुत सारे सवाल अभी पूछे गए हैं, तो इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी के बारे में भी कहा गया है, तो अंग्रेजी का भी, और इम्पैथी के बारे में मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत अनुभव है ना, तो वो अनुभव का फायदा, और क्योंकि दोबारा वीडियो शायद ही बन पाए, तो एक दो बार दोबारा ये सारी चीजें रिपीट हो जाए ताकि पता चले कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जी और सर। सिलेबस के बारे में बता ही दिया गया है। अब मैं ना हमारे साथियों का बहुत मतलब कम समय में जुड़ बहुत कम समय दिया है मैंने। शांति मैम से तो शायद मेरी अभी 5:30 या कितने बजे बात हुई है, 6:30 बजे के करीब बात हुई है। तो अब मैं एक बार सभी का धन्यवाद ज्ञापन कर देता हूँ। शांति मैम, आपका, पूनम मैम, सीमा मैम, संदीप सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। न केवल मेरी तरफ से, जिन भी 100, 50, 1000, 2000 लोगों तक ये वीडियो जाएगा, उन सभी की तरफ से आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। अभी मैम आपको, अपूर्वा मैम, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।